नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ जावेद अली और स्वागत है आप सभी का बिहार के इस बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना समाहरणालय भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि नए समाहरणालय भवन का निर्माण कार्य तेजी से पूरा करें। नया समाहरणालय भवन पर जाने पर एक ही छत के नीचे जिला प्रशासन के सभी कार्यकाल होंगे। इससे लोगों को भी काफी सहूलियत होगी और उन्हें अधिक सुगमता से सेवा प्रदान की जा सकेगी। ये नया समाहरणालय भवन काफी बेहतर ढंग से बनाया जा रहा है, जो भूकंप रोधी होगा और पर्यावरण के भी अनुकूल होगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुंकार भर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कर्नाटक का चुनाव परिणाम नई उम्मीद दे गया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अब नीतीश कुमार सहित पूरा विपक्ष वही फॉर्मूला अपना सकता है जो कर्नाटक में किया गया। 5 गारंटी वाला यह फॉर्मूला साल 2024 में नीतीश के उस सपने को साकार करने में बड़ी मदद करेगा जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ देखा है। अब कर्नाटक में कांग्रेस को मिली बंपर जीत नीतीश की रणनीति में थोड़ा बदलाव करने का कारण बन सकती है। इससे नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में बीजेपी विरोधी दलों को बड़ी जीत दिला सकते हैं। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर बधाई दी है। कर्नाटक की जीत पर सत्तारूढ़ महागठबंधन के घटक दलों ने खुशी जताई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्नाटक की जीत पर कांग्रेस को बधाई दी। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि कर्नाटक विधानसभा आम चुनाव में जीत और स्पष्ट बहुमत हासिल करने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इधर कर्नाटक में जीत के बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल दिखा। पार्टी कार्यकर्ता यहां ढोल बजा रहे और मिठाई बांटी गई। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक प्रमुख सहयोगी ने कहा कि सरकार जाति आधारित सर्वेक्षण की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके लिए सभी विधायी और वैधानिक कदम उठाने को तैयार हैं। पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में बिहार में जातिगत सर्वेक्षण पर रोक लगा दी थी। बिहार के वित्त और संसदीय मामलों के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार ने इस महीने की शुरुआत में पटना उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश से उत्पन्न कई मुद्दों पर स्पष्टता के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। तो पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पत्नी मंजू सिन्हा की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री इस दौरान कल्याण बिगहा गांव पहुंचे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह तत्पर था। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था थी। सीएम ने सबसे पहले ग्राम देवी मंदिर में पूजा की। इसके बाद सीएम स्मृति वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने सभी को श्रद्धांजलि दी। उधर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के हार पर तीखे अंदाज में निशाना साधा है। ललन सिंह ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों से संकेत स्पष्ट है कि 2024 में देश बीजेपी मुक्त होगा। ललन सिंह ने कहा कि जनता महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल नहीं पूछे, इसीलिए बीजेपी धार्मिक उन्माद फैलाती है। कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री तक ने पद की गरिमा गिराकर भगवान के नाम पर वोट मांगा। ललन सिंह ने कहा कि जनता ने वोट के लिए धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को पूरी तरह नकार दिया है। बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है, इसीलिए बजरंग बली भी उससे नाराज हो गए हैं। वहीं ललन सिंह की बातों का जवाब देते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने कहा कि राजद जदयू को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2013 और 18 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में विधानसभा में कांग्रेस की जीत के बावजूद लोकसभा में उनकी पार्टी हार गई थी। उधर दरभंगा में जनता दल यूनाइटेड के अंदर चल रहे अंतर्कलह एक बार फिर जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में देखने को मिली, जहां पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के समर्थकों ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के सामने दरभंगा का सांसद कैसा हो का नारा लगाया, जिसपे कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस पार्टी का नेता सिर्फ एक है, उसका नाम है नीतीश कुमार। हम सब उनके केयर टेकर हैं, इसीलिए सभी लोग संयम रखें, ऐसे करने से पार्टी कमजोर होती है। और जब तक पार्टी के अंदर अनुशासन कायम नहीं होगा तब तक पार्टी मजबूत नहीं होगी। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि पार्टी में कई साथियों ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, किसी का नारा कभी मत लगाइए, कभी किसी का नारा मत लगाइए। यह पार्टी एक आदमी का है, उसका नाम है नीतीश कुमार जी, और पार्टी एक है, उसका नाम है जनता दल यूनाइटेड। बाकी हम सब लोग केयर टेकर हैं,
चाहे हम हो, चाहे फातमी साहब हो, चाहे मदन सहनी जी हो, चाहे दिलीप चौधरी जी हो, चाहे संजय झा जी हो, चाहे मंगनीलाल, हम सब केयर टेकर हैं। तो नारा सिर्फ एक आदमी का लगाया कि ये कभी भी नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, इसके अलावा कभी किसी का नारा नहीं। उधर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी तैयारी में जुट गई है। इन दिनों पार्टी दफ्तर में लगातार सीक्रेट मीटिंग हो रही है, जिसमें मीडिया को दूर रखा गया है। 9 मई को संविधान और देश की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई। 10 मई को जातीय गणना को केंद्र में रखकर बैठक हुई। वहीं 11 मई को हर बूथ पर पार्टी कार्यकर्ता सक्रिय रहे, इस पर मंथन किया गया। अब 15 मई को जिलाध्यक्षों की बैठक आयोजित की जा रही है। आरजेडी जिलाध्यक्षों की होने वाली बैठक में लोकसभा चुनाव में संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही संभावित प्रत्याशियों का फीडबैक लिया जाएगा, ताकि प्रत्याशी उतारने से पहले जिलाध्यक्षों की राय को इग्नोर नहीं किया जा सके। उधर बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के पटना पहुंचने से पहले आरजेडी के कई नेताओं ने विरोध जताया था। तेज प्रताप यादव ने ही कई बयान दिए थे, एयरपोर्ट घेराव की बात भी कही थी, लेकिन आरजेडी के कई नेताओं ने कहा था कि बाबा हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बाबा के बयान का भी खूब विरोध हो रहा था। बिहार सरकार के मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने यहां तक कह दिया था कि अगर बाबा हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं तो वो एयरपोर्ट पर ही घेर लेंगे। इन सब के बीच शनिवार 13 मई को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना पहुंचे। यहां विरोध करने वालों को जवाब भी दे दिया। उधर पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने द केरला स्टोरी फिल्म देखी। उन्होंने कहा कि इस देश की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को फिल्म के माध्यम से चित्रित किया गया है। द केरला स्टोरी में हम लोग यही देखने आए थे कि इस देश की बेटियों के साथ क्या अन्याय हुआ है। उधर आरा में मुखिया पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े अपराधियों भरे बाजार में अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद हथियार लहराते हुए अपराधी भाग निकले। पश्चिम गुंडी पंचायत की मुखिया अमरावती देवी के पति थे मृतक मुन्ना यादव। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और उसकी तफ्तीश में जुटी है। आक्रोशित लोगों ने आरा सरैया मेन रोड को सरैया गांव के पास जाम कर दिया। आपको बता दें, कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के सरैया बाजार की ये पूरी घटना है। उधर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दुल्हन देसी कट्टे के साथ ठुमका लगा रही है। वहीं ठुमका लगाने के बाद दुल्हन दूल्हे को वरमाला पहनाती है। वहीं बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो बांका जिले का है। जानकारी के अनुसार पंजवारा थाना इलाके के एक गांव में शुक्रवार को बारात आई थी। शादी में दुल्हन ने पहले देसी कट्टे के साथ भोजपुरी गाने पर हमरा राशि में सोना बदमाशी लिखलवा पर जमकर ठुमका लगाया। इसके बाद दूल्हे को वरमाला पहनाई। उधर छपरा में आरएसएस संगठन के नेतृत्व में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कैंपस में कुलपति प्रोफेसर फारूक अली का घेराव किया गया। कुलपति किसी तरह वहां से भागे। इसी बीच विश्वविद्यालय कर्मचारियों और छात्र नेताओं में जोरदार धक्का मुक्की भी हुई। घेराव कार्यक्रम में छात्र नेताओं ने कहा कि पूरे विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अराजकता चरम पर है। महाविद्यालय में खेल की घंटी बजनी बंद हो चुकी है। सांस्कृतिक विभाग विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक मृतप्राय हो चुका है। स्नातकोत्तर विभागों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। वहीं आंदोलन में प्रमुख रूप से सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर वैशाली थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप मामले में फरार आरोपी के घर पर पुलिस ने इश्तेहार चिपका आत्मसमर्पण का नोटिस लगाया है। आरोपी मुंचुन सिंह के घर पर नोटिस चस्पा करने के लिए पुलिस बाकायदा ढोल नगाड़े और माइक के साथ थाना अध्यक्ष चंद्रगुप्त कुमार के साथ पहुंची। वैशाली थाना क्षेत्र में 2 युवकों ने एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष चंद्रगुप्त कुमार ने राजकुमार राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसपी के दिशा निर्देशों पर थाना अध्यक्ष चंद्रगुप्त कुमार ने कहा कि अगर आरोपी समय पर सरेंडर नहीं करते हैं तो उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी। उधर मुंगेर में नक्सली की तरफ से पंचायत उपचुनाव में नाम वापस न लेने पर प्रत्याशी को अगवा का जहर पिलाकर मारने का मामला सामने आया है। ये मामला जिले के दरहरा प्रखंड अंतर्गत आजिमगंज पंचायत का है। बताया गया है कि नक्सलियों ने दिसंबर 2022 में आजिमगंज पंचायत के मुखिया की गला रेतकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद यहां मुखिया का पद खाली होने के बाद उपचुनाव हो रहा है। मुखिया पद के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन्हीं में से एक प्रत्याशी को नक्सली ने अगवा कर उसे जहर पिला दिया। इसके बाद प्रत्याशी किसी तरह नक्सलियों के चुंगल से भाग निकला, जिसके बाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
उधर भागलपुर पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस दौरान उन्होंने 2 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस को मौके से 5 देसी पिस्टल, 8 खोखा, 9 पिस्टल के साथ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बता दें कि मामले को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को जानकारी मिली थी कि वहीं प्रेस वार्ता के दौरान लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने कहा कि दोनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। देखिए, कुछ ये जैसे कि बताया गया है कि तकरीबन 9 से 10 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और हम लोग ने उन लोगों को चिन्हित भी कर लिया गया है और सलमान का नाम सामने आया है तो उसको भी हम लोग शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। ये उस्तू पंचायत, हाँ उस्तू पंचायत है और जो कि लोधीपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। और फिलहाल के लिए बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज।